हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। माय नेम इज आमिर रेजा एंड आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये एक बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हर एक सिविल इंजीनियर को यह पता ही होना चाहिए क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसके ऊपर आपकी करियर भी टिकी हो सकती है, आपको जॉब मिलना ना मिलना इससे भी हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू में कैसे प्रिपेयर करना है किसी इंटरव्यू के लिए वो नहीं पता होता है। ये बात फैक्ट है, हम इंजीनियर्स हैं, हमें ये चीज़ मानना होगा कि हमें नहीं पता होता है ज़्यादातर केसेस में कि इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए ना आपको आज के इस वीडियो में बहुत हेल्प मिलने वाली है। आज की इस वीडियो से कि कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो, किस फील्ड में जाना है तो क्या क्या आना चाहिए, कैसे प्रिपेयर होना चाहिए, वो सारा कुछ आपको आएगा। ऐसा भी नहीं है कि मतलब मैं इंटरव्यू के क्वेश्चंस ही बताऊंगा सिर्फ, नहीं। इंटरव्यू के क्वेश्चंस बताना मेरे को क्या लगता है ये वेस्ट है टाइम का, मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है एक तरीके से। इंटरव्यू के क्वेश्चंस कोई शॉर्टकट नहीं बता सकता, हर एक बंदे के दिमाग में अलग अलग चीजें चलती है। तो अगर मैं कह दूं ना कि ये 10 क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं तो वो 10 क्वेश्चन नहीं आएंगे, एक भी आ जाए तो गनीमत है। बहुत मुश्किल होता है कि कोई एक भी क्वेश्चन उसमें से मैच कर जाए, क्योंकि अगर मैं इंटरव्यू ले रहा हूं ना तो मैं कुछ ऐसा सोचूंगा जो मेरे को यूज में आने वाला है। मुझे फर्क नहीं पड़ता मार्केट में आपने क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस पढ़े, मेरे साइड पे जो काम मेरे को लगता है कि हाँ ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है उससे रिलेटेड मैं आपसे पूछूंगा कि आपको वो चीज आती है या नहीं है। अगर आपको नहीं आता है तो फिर मैं आपको क्यों रखूं, सीधी सी बात है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। बाकी इंटरव्यू से रिलेटेड और भी वीडियोस है जो मैंने पहले भी बनाई हुई है, डिस्कस की हुई है। वो वीडियो की लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगी, आप चाहे तो वो देख सकते हैं आई बटन में जाके पहले ही। बाकी आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दूं, आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगेगी। साथ ही आपको पता लगेगा कि किस किस फील्ड में जा सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में। ऐसा ही नहीं है कि आप सिर्फ साइट पे जाओ या सिर्फ डिजाइन में जाओ, बहुत सारे फील्ड्स है। हाँ ये है कि मैंने जो तमाम फील्ड्स होते हैं, टोटल फील्ड्स, वो मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट है हमारा एरिया। तो जो भी इंपॉर्टेंट फील्ड्स है ना हमने पहले वो कवर किया है। तो उन सब फील्ड में ये स्पेशली प्राइवेट जॉब के लिए है, ठीक है। स्पेशली मेनली फोकस रहिए प्राइवेट जॉब के इंटरव्यू के ऊपर। गवर्नमेंट जॉब के इंटरव्यू ऐसे नहीं होती जैसे मैं बता जा रहा हूँ, ठीक है। सो वो अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है। इसमें आप क्या हो, आप प्राइवेट कंपनीज में जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, तो उस टाइम आपको कैसे प्रिपेयर करना है किसी चीज़ के लिए। तो प्राइवेट कंपनीज में अब दो टाइप से इंटरव्यू होता है, ठीक है। पहली टाइप होती है प्राइवेट कंपनीज में एचआर लेते हैं, एचआर नॉन टेक्निकल वाला इंटरव्यू लेते हैं कि हाँ आपकी क्वालिफिकेशन क्या, आपका जनरल वो काइंड ऑफ आपका वो जानते हैं कि आप क्या सोचते हो, कैसे आप काम करते थे, कितनी सैलरी थी, या फ्रेशर हो तो क्या क्या पढ़ा है, ऐसा कुछ ये सब पूछते हैं, ठीक है। फिर आता है टेक्निकल राउंड, या फिर रिटर्न बोल दो, टेक्निकल बोल दो, दोनों टाइप से होता है। तो टेक्निकल राउंड में जाके जो इंजीनियर्स होते हैं ना वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, जो साइट पे वर्क कर रहे होते हैं वो आपसे इंटरेक्ट करते हैं, वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तब आपको पता लगेगा कि आप कितने पानी में हो, हम कितने पानी में, वो कितने पानी में। क्योंकि उनका नॉलेज, वो 20-25 सालों से साइट पे जॉब कर रहे होते हैं, कई बार 30-30 40-40 साल से जॉब कर रहे होते हैं साइट पे। तो उनको बहुत नॉलेज होती है, वो 2 से 3 क्वेश्चंस में ही पकड़ लेते हैं कि ये सामने वाला काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं ये कहूँ ना कि मैं आपको 10 क्वेश्चन दे देता हूँ इंटरव्यू के, वो आ ही जाएंगे, नहीं आएंगे भाई, नहीं आएंगे। मैंने हजारों क्वेश्चंस पढ़े हैं, मुश्किल से 2-3 मैच होते थे, तो मैं कैसे आपको रिकमेंड कर दूँ। जो चीज़ें मानता हूँ ये वीडियोस चल जाते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस, मतलब 20 मिनट में 100 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं उस चीज़ का, वेस्ट है। हाँ नॉलेज के लिए वो बहुत अच्छी चीज़ है, आपको वो चीज़ें जाननी चाहिए, वो साइट पे काम आएगी। लेकिन इंटरव्यू में वो चीज़ें नहीं पूछी जाती है जल्दी। इंटरव्यू में देखा जाता है कि आप प्रेशर झेल पाते हो या नहीं झेल पाते हो, बस वही उनका मेन फोकस होता है। तो वो कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, कैसे ट्रिक करते हैं, वो आपको जानना होगा। ये चीज़ें ही आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ी लंबी जाएगी वीडियो, मैं ट्राई करूंगा कि ये छोटी बने ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। सो जो पहला पॉइंट आता है वो आता है ये डिपेंड्स व्हाट टाइप ऑफ वर्क कंपनी इज डूइंग। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जिस कंपनी में जा रहे हो ना, डिपेंड ये करता है कि आप किस कंपनी में जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, वो कंपनी किस टाइप का वर्क करती है मार्केट में। अगर वो कंपनी कंस्ट्रक्शन का करती है तो आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड पढ़ के जाना है। अगर वो कंपनी एस्टिमेशन करती है तो एस्टिमेशन से पढ़ के जाओ। अगर वो कंपनी रोड बनाती है तो आपको रोड का पढ़ के जाना है। एयरपोर्ट बनाती है एयरपोर्ट का पढ़ के जाना है। तो वही कहना चाह रहा हूँ कि अगर कंस्ट्रक्शन में है आपको बिल्डिंग्स और भी, मतलब अगर कंस्ट्रक्शन का मतलब हो गया बिल्डिंग से रिलेटेड वगैरह जितने भी है, कमर्शियल रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, ये सब पढ़ के जाओ आप, ठीक है। सो उसमें पूछे जाते हैं वही जो कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो कई बार पूछे जाते हैं। जो इनमें देखो, इसमें एक चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इसमें
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, वो है एक ही टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है ये आ गया तो आपके चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। बीबीएस, बार बेंडिंग शेड्यूल, यही आपको एक इंटरव्यू में समझो तो अराउंड 50 to 60% आपका ये जान बचा सकता है। अगर ऐसे क्वेश्चंस आ गए बीबीएस से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन और आपने उसका सही सही जवाब दे दिया तो इंटरव्यूअर के दिमाग में ये चल जाता है कि हाँ इसको आता है बीबीएस, जो कि साइड पे सबसे ज्यादा काम आता है। मेजर वर्क इसी का होता है क्योंकि स्टील सबसे महंगी मटेरियल है तो उसका वेस्टेज भी सबसे ज्यादा ऐसे रुकता है, तो वेस्टेज रुकता है तो कंपनी को प्रॉफिट होती है, इसलिए बीबीएस इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है डिजाइन एंड एनालिसिस वर्क। अब डिजाइन एंड एनालिसिस वर्क में क्या होता है, अब अगर आप जा रहे हो ना साइट पे तो डिजाइन और एनालिसिस वाले भी साइट पे नहीं होते हैं, कई बार ये ऑफिस वर्क होता है, तो इसमें जाके आप ये कर सकते हो। ठीक है, कि डिजाइन किया कोई बिल्डिंग को, आर्किटेक्चर वाला भी इसमें आप मान सकते हो कि आप एलिवेशन वगैरह बना रहे हो, ये भी आप एक बार को कंसीडर कर सकते हो। एनालिसिस में क्या होता है, आपको वो दी जाती है बिल्डिंग, लोड दिए जाते हैं, आप एनालिसिस करते हो, फिर डिजाइन करते हो वापस से उस मेंबर को, अगर फेल होता है तो या पास होता है तो। फिर जो थर्ड पार्ट आता है वो होता है रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन वर्क, जिसमें रोड से रिलेटेड ब्रिजेस वगैरह, ट्रैफिक्स वगैरह डिजाइन होते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, चौथा आता है एयरपोर्ट वर्क। एयरपोर्ट ज्यादातर अलग होता है, आपने पढ़ा होगा बीटेक में और या फिर डिप्लोमा में पढ़ा होगा कि ट्रांसपोर्टेशन सब्जेक्ट में हमारे पास तीन चीजें आती है, 3-4 चीजें, रोडवे रेलवे एंड एयरवेज। उसके बाद कई बार वो वाटरवे भी आता है, लेकिन ज्यादातर 3 ही कवर की जाती है, एयरवेज, रेलवेज और रोडवे। फिर पांचवा आता है मरीन वर्क। ठीक है, तो मरीन वर्क का मतलब हो गया वही आपका वाटरवे कह दो एक तरीके से, तो वो सब चीजें कवर की जाती है। छठा होता है हमारा सर्वे वर्क, ये भी इंपॉर्टेंट है, सर्वे का जॉब, ये आपको पता लगेगा आगे कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इसमें टॉपिक कवर की जाती है। सातवां आता है एस्टिमेशन वर्क, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया कि एस्टिमेशन के लिए भी इंजीनियर रखे जाते हैं बहुत सारे। तो इन सब चीजों के बारे में आज हम पढ़ने वाले, इन सातों टॉपिक के बारे में कि क्या क्या आना चाहिए, किस फील्ड में आप जा रहे हो तो क्या चीजें आपको आनी चाहिए। अगर कंस्ट्रक्शन में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो सर्वे का पढ़ के नहीं जा सकते हो ना, क्योंकि अगर वो सर्वे का क्वेश्चन क्यों पूछेगा आपसे बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में, सिंपल सी बात है। गलती से एक आधा निकल भी गया तो पूरा इंटरव्यू सर्वे के ऊपर नहीं बेस्ड होगा, इंटरव्यू होगा इस पे बेस्ड। तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये आज बताने वाला हूं मैं कि कैसे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अब आगे। तो पहला जो टॉपिक था हमारा था कंस्ट्रक्शन वर्क। कंस्ट्रक्शन वर्क में क्या था कि पहला अब देखो बिल्डिंग्स बहुत टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिख रखा है मैंने, तो अगर इससे पहले बात कर ले कि बिल्डिंग्स बहुत टाइप्स के होते हैं। आप भी जानते हो कि हमारे बिल्डिंग्स कई टाइप के होते हैं, इंस्टीट्यूशनल, एजुकेशनल, मर्केंटाइल, हजार्ड बिल्डिंग्स, उसके बाद वो रेजिडेंशियल होते हैं, मतलब बहुत 11-12 टाइप से भी ज़्यादा के टाइप्स की बिल्डिंग्स है हमारे पास। ठीक है, तो कुछ कॉमन होते हैं तो उन कॉमन को छोड़ दिया जाए तो कुछ मैंने ऐसे बिल्डिंग्स लिखे हैं जो नॉर्मली ज़्यादातर इंजीनियर्स को हायर किया जाता है उन पे वर्क करने के लिए। ठीक है, इंडिया में तो मैक्सिमम यही होता है, जिनको मैंने यहाँ लिख रखा है, मेंशन कर रखा है, अराउंड वही है जिन पे मेनली फोकस्ड होता है एक साइट इंजीनियर का जॉब या फिर एक फील्ड इंजीनियर का जॉब। ठीक है, वो देख लीजिए आप। पहला था कमर्शियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कमर्शियल का मतलब आपको समझ में आया, कमर्शियल और में जितने भी कॉम्प्लेक्सेस वगैरह बनते हैं कमर्शियल, वो सारे उसमें आ जाएंगे, कंसीडर हो जाएंगे, तो वो हो गया। दूसरी आती है रेजिडेंशियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क। आपको भी पता है रेजिडेंशियल में हमारे क्या आता है, तो रेजिडेंशियल में और कमर्शियल में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं होता है, वो आप ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। फर्क क्या होता है कि ये जो बिल्डिंग्स बनती है ना, इसकी लाइफ साइकिल और लोड जो होती है, लाइफ साइकिल और उसके बाद जो लोड कैरिंग कैपेसिटी, ये बहुत ज्यादा होती है इसके कंपेयर में, रेजिडेंशियल बिल्डिंग के कंपेयर में। क्योंकि रेजिडेंशियल बिल्डिंग नॉर्मल बिल्डिंग्स होती है, घरों के लिए यूज होता है, अपार्टमेंट्स में यूज होता है, ये सब। कमर्शियल बिल्डिंग मतलब एक टाइप के गैदरिंग के लिए यूज होता है ज्यादातर केसेस में। ठीक है, इसलिए वो ज्यादा रखा जाता है। थर्ड आता है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। इंडस्ट्रियल का बिल्डिंग आपको पता है जिसमें फैक्ट्रीज वगैरह ये सब कंसीडर की जाती है, तो उन सब बिल्डिंग के भी जो कंस्ट्रक्शन होता है वो अलग होता है। जैसा मैंने बताया ये बिल्डिंग इससे अलग होती है तो ये दोनों भी इससे अलग होती है। इंडस्ट्रियल में क्या होता है, देखो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की जब भी बात होती है तो बात की जाती है स्ट्रेंथ की, बियरिंग कैपेसिटी की, वाइब्रेशंस की, इन सब चीज़ों को ज़्यादा कंसीडर किया जाता है। जब भी आप किसी फैक्ट्री में जाओगे तो मशीनरी चलती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो वाइब्रेशन होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो वाइब्रेशन एक बिल्डिंग के अंदर क्रैक जनरेट कर सकता है, ये सबको पता है। वाइब्रेशन क्रैक जनरेट कर सकता है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो
जैसे अर्थक्वेक आता है वो भी वाइब्रेशन का फॉर्म होता है। तो वाइब्रेशन, जब अर्थक्वेक आता है वाइब्रेशन के फॉर्म में, तो वो क्या करता है, बिल्डिंग्स को डिमोलिश कर देता है, क्रैक जनरेट कर देता है। तो सेम चीज होता है जब मशीनरी चलती है ना, तो आसपास वो बहुत सारे जनरेट होते हैं वाइब्रेशन, तो उसके वजह से क्रैक आ सकता है। तो उन सब चीजों को कंसीडर किया जाता है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में। तो अगर आप इसमें जा रहे हो इंटरव्यू देने, आपको क्या ज्यादा कंसीडर करना है कि हाँ अगर कैसे हम इसको कम कर सकते हैं वाइब्रेशंस को, कैसे जो कौन कौन सी मटेरियल्स यूज करते हैं वाइब्रेशन को कम करने के लिए, कैसे इसके नॉइस को कम किया जाता है, हर चीज। जैसे अकूस्टिक पढ़ा होगा हमने, तो वैसे ही कैसे अकूस्टिक बना सकते हैं, ये सारा कुछ इसमें कंसीडर होगा। रेजिडेंशियल में आप ये इंडस्ट्रियल का आप नहीं यूज कर सकते हो। रेजिडेंशियल में हम नॉर्मल घर बनाते हैं, तो उन सब चीज़ों में हमें क्या होता है, नॉर्मल जो हमारी M20 M25 स्टील की ग्रेड्स, उसके बाद BBS, यही सब काम आता है। यहाँ पे थोड़ा ये एडवांस लेवल पे चला जाता है हमारी जो भी कंस्ट्रक्शन की नॉलेज है। जो चौथी चीज़ आती है वो आती है असेंबली बिल्डिंग। ये आपको पता होगा असेंबली का क्या, मतलब किस टाइप की बिल्डिंग को कहा जाता है। सो ये बिल्डिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा रखी जाती है ताकि ये बार बार नहीं बनाना पड़े। ये बहुत महंगी होती है, कोई भी असेंबली बिल्डिंग सस्ती नहीं होती है, क्योंकि उसको लंबे टाइम तक चलाना होता है। लंबे टाइम तक चलाने के लिए हर चीज़ बेहतर करना होता है। हर चीज़ बेहतर करोगे तो ऑब्वियसली उसका प्राइस बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। साथ ही इसमें कौन कौन सी ग्रेड लगती है स्टील की, कौन सी ग्रेड लगती है कंक्रीट की, ये सारा कुछ मिक्स डिजाइन पे होता है। तो इस वाले बिल्डिंग पे अगर आपको कोई रख रहा है तो आपको ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग की नॉलेज से काम नहीं चलेगा ना। यहाँ पे अगर आपने M20 यूज किया था तो आप यहाँ पे M20 यूज नहीं कर सकते, ये वेस्ट हो जाएगा, ये पूरा का पूरा बिल्डिंग गिर जाएगा भाई, नहीं कर सकते हो आप यूज। तो यहाँ पे डिजाइन मिक्स जाएगा, यहाँ पे डिजाइन मिक्स आ जाएगा। तो जब डिजाइन मिक्स आएगा तो आपको डिजाइन मिक्स का नॉलेज तो होना चाहिए ना एटलीस्ट, कि डिजाइन मिक्स करते कैसे है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कैसे हम सीमेंट से एग्रीगेट को कितने प्रोपोर्शन में मिलाना है, ये सब कैसे फाइंड आउट करोगे, ये आपको आना चाहिए। अगर जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इंटरव्यू क्वेश्चन में बता दूं, ये डिजाइन मिक्स का इंटरव्यू क्वेश्चन में आप कैसे जवाब दोगे। उसने बोल दिया कि लेट्स सपोज हमारे पास बहुत ज़्यादा लोड है, लोड छोड़ दो, उसने ये भी कह दिया ना कि हाँ मेरे को M50 का बनाना है, ठीक है, M50 का बनाना है, M50 ग्रेड का मेरे को कंक्रीट बनाना है। आप क्या कहोगे इसमें, आपको कैलकुलेट तो आना चाहिए ना। अगर आपने सिर्फ ये रट लिया है कि M50 के लिए ये होता है, तो अगर M बोल दे 70 बनाने के लिए, सपोज दैट M70 बोल दे, तो आप क्या करोगे फिर, आपने तो रटा ही नहीं है, फिर क्या मतलब हुआ उस चीज का। कॉन्सेप्ट मैटर करता है, ये रट लेना कोई मतलब नहीं है। रट लेने का कॉन्सेप्ट जान जाओगे आप, कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, ये फर्क होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब आता है इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। ये बिल्डिंग्स भी आप जानते हो जिसमें इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो वो भी थोड़ी सी अच्छी बनाई जाती है, क्योंकि वो सारी बिल्डिंग्स अर्थक्वेक वगैरह और उसके बाद फ्लड्स वगैरह में शेल्टर का काम करते हैं। फिर वॉर्स वगैरह में आप आज देख रहे हो यूक्रेन में वॉर चल रहा है, तो शेल्टर के तौर पर ये सब यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। अब आगे वाली पॉइंट जो है ये है डिजाइन एंड एनालिसिस पार्ट। डिजाइन एंड एनालिसिस में क्या होता है, देखो डिजाइन एंड एनालिसिस में आप डिजाइन के लिए जा सकते हो, एनालिसिस के लिए जा सकते हो, बहुत सारी चीजों के लिए जा सकते हो, लेकिन इंटरव्यू में पूछेगा क्या वो डिपेंड करता है। कैसे, देखो यहाँ पे पहला है क्या क्या चीजें आनी चाहिए, तो पहला चीज आती है नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर। अब आपको कहा जाए, आपको लेट्स सपोज कोई कंपनी है जो कहती है कि मुझे एक डिजाइन इंजीनियर चाहिए, स्ट्रक्चरल इंजीनियर चाहिए, सपोज दैट स्ट्रक्चरल इंजीनियर चाहिए, ठीक है। आपको आता है ऑटोकैड, ये आप हो, आपको आता है ऑटोकैड, ठीक है। आपको आता है रेविट, आपको आता है 3ds मैक्स, ठीक है। ये तीनों डिजाइन के सॉफ्टवेयर नहीं है, आपको ये क्यों हायर करेगा। आपको डिजाइन के लिए क्या आना चाहिए, स्टैड प्रो, आपको सैप आना चाहिए, ईटैब आना चाहिए, ये सारी चीजें जो है ना। इसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर्स है, बहुत सारे हैं, वो सारी सॉफ्टवेयर्स आपको आनी चाहिए ना। ये तो 3D के लिए काम आता है, 2D के लिए काम आता है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर का मतलब हो गया ये चीजें, डिजाइन एंड एनालिसिस का पार्ट, ठीक है। ये चीजें वो 3D बनाने का काम आता है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर कह रहा हूं, कोई भी मतलब जो डिजाइन इंजीनियर की है या फिर कोई भी एनालिसिस इंजीनियर है, वो ये नहीं मांगे, ये चीजें दी जाएगी ना उसको। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको पहले तो फाइंड आउट करना होगा कि आपके लिए सॉफ्टवेयर क्या है। जैसे मैंने यहां लिखा ना कि सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए, तो डिपेंड करता है कि पहले आप ये डिसाइड करो आपको जाना किस फील्ड में है, विच फील्ड में।
अगर आपको आर्किटेक्चर में जाना है तो आपको वही जो मैंने बताया, ऑटोकैड, 3ds मैक्स, रेविट, वी-रे करके आता है, स्केचअप आता है रेंडरिंग के लिए, वो सब चीजें आनी चाहिए। लेकिन अगर आपको डिजाइन में जाना है तो फिर आपको वही स्टैट प्रो, सैप 2000, ये सब चीजें आनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि डिजाइन में यही, एनालिसिस में यही काम आता है ये सब चीजें। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है थोड़ी सी। आप बस ऐसे, मतलब हजारों इंस्टीट्यूट है, हजारों क्या, मतलब जितने भी इंस्टीट्यूट है ना अराउंड सारे, सब क्या कहते हैं, कहते हैं अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? ये तो आर्किटेक्चर का पार्ट है। पहले आपको ये तो डिसाइड हो जाए आपको ये करना है या ये करना है। लोग अंधों के जैसे जाके इसमें एडमिशन ले लेते हैं। आपको, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि आपको क्या करना है जिंदगी में। आपको यही नहीं पता कि आप सिविल इंजीनियर कर चुके तो इसमें अगर सॉफ्टवेयर में जाना है, ऑफिस वर्क में जाना है, तो आपको कौन से सॉफ्टवेयर में जाना है, किस पार्ट में। ये वाला काम एक नॉर्मल 12 पास इंसान या बीएससी किया हुआ, बीकॉम किया हुआ, बीए किया हुआ इंसान भी कर सकता है ये चीजें। आपको क्या करना है ये आपको डिसाइड करना होगा। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, 3D रेंडरिंग ये सब में इंटरेस्ट है, तो आप जाओ ना। अदरवाइज आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप ये क्यों करोगे। आपको ये चीज क्लियर करनी होगी दिमाग में कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर अलग होता है और नॉर्मल जो ड्राफ्टमैन होता है वो अलग होता है। ड्राफ्टमैन ये सारा काम कर सकता है और ड्राफ्टमैन इसी के लिए होता है मेनली, ठीक है। तो आप डिसाइड करो पहले कि अगर आप सॉफ्टवेयर सीख रहे हो, डिजाइन एनालिसिस में जाना है, तो कौन से सॉफ्टवेयर सीखना है ये आपको पहले पता करना होगा। बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, उसकी लिस्ट अलग बन सकती है एक। अगर लोग कहते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ 2 लिखा, 2-3 लिखे हैं, 2-3 नहीं है, 15-20 सॉफ्टवेयर है, लेकिन इंडिया में कितने काम आएंगे? 6-7 आपको आता है? नहीं आता है, आपको एक भी नहीं आता होगा। ये दिक्कत है हमारे पास कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। हमने क्या किया है, ऑटोकैड, 3ds मैक्स, रेविट, वी-रे, स्केचअप। तो वो चीज आप ध्यान रखो। आप पहले क्लियर करो कि आपको किस फील्ड में जाना है, कौन से सॉफ्टवेयर सीखने, ये पहले आप पता करो। ये गलती मत करो जैसे बहुत सारे लोग ने इंजीनियरिंग कर लिया लेकिन पढ़ा नहीं, वो गलती थी। अब पढ़ने के बाद अब जॉब नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा उनको ये नहीं समझ में आ रहा। तो ये सब चीजें आप गलत कर रहे थे, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको सुधारनी होगी। सेकेंड पार्ट आता है एक्सपर्टीज इन कमांड्स एंड शॉर्टकट। ये मेनली यूज होता है ऑटोकैड के लिए, ठीक है। ऑटोकैड के कमांड्स एंड शॉर्टकट आपको रटा हुआ होना चाहिए अगर आपको उस फील्ड में जाना है या ऑटोकैड यूज करना है। तो ऑटोकैड कभी भी यूज करना है। तो क्यों? इंटरव्यू में, ज्यादातर इंटरव्यू में अगर वो ऑटोकैड मांग रहा है ना, कह रहा है कि हाँ मेरे को ऑटोकैड वाला चाहिए बंदा जिसको ऑटोकैड आता हो, ठीक है, तो वो कैड वाले बंदे को सीधे ये पूछता है कि लेट्स सपोज अगर मेरे को ऑर्थो ऑफ करना है, ऑर्थो ऑफ करना है तो कहाँ से करेंगे फंक्शन की के। तो ये सब चीजें आपको रटा होना चाहिए। प्लस में ये तो मैंने बहुत ही बेसिक पूछा है जो नहीं पूछते नॉर्मली, उनका लेवल थोड़ा अलग होता है। मैं ऑटोकैड सीखा है लेकिन मेरे को इस फील्ड में नहीं जाना था, इसलिए मैंने लीव कर दिया, ठीक है। मैंने मतलब एक लिमिट के बाद सीखा ताकि मेरा नॉलेज मिल जाए मेरे को सारे सॉफ्टवेयर की, उसके बाद मैंने लीव कर दिया क्योंकि मेरे को उस फील्ड में आगे नहीं जाना था। इसलिए मैंने ऑटोकैड के बाद 3ds मैक्स भी नहीं किया, ना रेविट किया है, मैंने ये दोनों नहीं किया है। इसके बाद मैं स्ट्रक्चर में जाना चाहता था तो मैं सैप पे और ई टाइप पे और स्टैट पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। कमांड्स आपको याद रहने होंगे, ठीक है। कमांड्स याद रखो, शॉर्टकट याद रखो, वे याद रखो, किस पाथ से जाके क्या करते हैं, ये सब चीजें पूछी जाती है। जैसे अगर आप डिजाइन कर रहे होंगे ना ई टाइप में, तो आपसे पूछा जाएगा कि लोड असाइन कर लेते हो तो कहाँ से लोड असाइन होता है, कैसे असाइन होता है, आप करके दिखाओ मेरे को। ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती है, ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रीवियस ड्रॉइंग्स और यू मेड। अब ये क्यों लिखा है मैंने, इसको एक टाइप से पोर्टफोलियो भी लोग कह देते हैं कि पोर्टफोलियो जो है ना, वो पोर्टफोलियो भेज दो आप मेरे को। इंटरव्यू में आपने सुना होगा, कहीं भी इंटरव्यू दिया होगा, नहीं दिया है तो आप सुनने को मिलेगा कि आप पोर्टफोलियो मेरे को मैसेज कर दो। पोर्टफोलियो में क्या होता है, आपने जो भी ड्राइंग्स बनाए हैं उसकी डिटेल्स होती है, ठीक है। आप ड्राइंग्स होता है उनको आप मतलब रिप्रेजेंट करते हो सामने वाले को कि मैंने ये बनाया है। पोर्टफोलियो में वही सब आता है। तो उस केस में क्या होता है, उसके अंदर उसके सामने एक इंप्रेशन बनता है कि हाँ आपने जिस टाइप का डिजाइन किया है कि मेरे को उस टाइप का डिजाइन चाहिए या उससे बेहतर चाहिए या उससे कम चाहिए, ये सारा कुछ वो बंदा बताता है। कम तो कोई नहीं करता है, खैर हमेशा बेहतर पे ही जाता है। तो वो चीज़ें होती है। सो इस फील्ड में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको ड्राइंग्स आपके पास रहनी चाहिए। कोई भी ड्राइंग बनाओ आप, ठीक है, 3D बना रहे हो, 2D बना रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, सारा का सारा ड्राइंग आप अपने पास रखो, संभाल के रखो, वो काम आएंगे पोर्टफोलियो में, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सपोज टू न्यू सॉफ्टवेयर यूज्ड इन द मार्केट नाउडेज। अब लेट सपोज बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है, मार्केट में रोज सॉफ्टवेयर आ रहे हैं। एक सॉफ्टवेयर आ गया जैसे टेक्ला करके, ठीक है,
टेक्ला बहुत लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, नाम सुना होगा तो पढ़ने की सोची नहीं होगी, सोचा भी होगा तो पता नहीं पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे। तो अगर किसी को टेक्ला की रिक्वायरमेंट है ना, अगर आप टेक्ला पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि टेक्ला किस से बेहतर है, किस फील्ड में। जैसे रेविट आया, रेविट से लोगों को पता लगा कि जो कैड है हमारा ऑटो कैड, उससे रेविट बेहतर है, क्योंकि रेविट में बना बनाया शेप मिल जाता है हमें, ड्राइंग मतलब विंडो से लेके डोर्स तक का सब कुछ, तो थोड़ी सी आसानी होती है और एस्थेटिक्स भी देखने में ना काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ किया है, लेकिन थोड़ी बहुत जो भी मैंने देखी है तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो कैड के आने मतलब रेविट के आने से लोगों को कैड थोड़ा सा कम वो लगा कि हाँ ये थोड़ा सा भी पीछे है। इसमें सारा कुछ जो ड्राइंग्स होती है रेविट में, डोर्स की विंडोज़ की, ये सारा कुछ बना बनाया रेडीमेड मिल जाता है। कैड में आपको लाइन बाय लाइन ड्रॉ करना होता है, रेक्टेंगल बनाओ, उसको ऑफसेट करो, बीच में ला के दो, तब जाके आपका विंडो का साइन बनेगा, फिर उसको ग्रुप करो या मर्ज करो, उसके बाद जाके आगे करो। ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं थी। यहाँ पे बस विंडो का कमांड लो, विंडो मिलेगा, पुट कर दो, साइज क्या चाहिए, शेप क्या चाहिए, कौन सा डिजाइन का विंडो चाहिए, किस टाइप का विंडो चाहिए, सारा कुछ डाल दो, आप हो जाएगा। ये थी रेविट के सक्सेस की होने की स्टोरी। ठीक है, रेविट का बूम आने वाला मार्केट में फिक्स है। कैड के बाद सबसे ज्यादा जो बूम आएगा वो रेविट का आएगा। बहुत अच्छी सॉफ्टवेयर है, ये चीज आप ध्यान रखो। तो यहाँ पे क्या होता है एक्सपोज होने का मतलब, एक और चीज अगर स्ट्रक्चर में बता दूं तो स्ट्रक्चर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो लोगों को नहीं पता है। लोगों को 2-3 सॉफ्टवेयर ही पता है। जैसे सैप आया, ठीक है, स्टैड आया, कनेक्ट एडिशन आया, V8i आया था। ठीक है, इसके साथ ही 1-2 और सॉफ्टवेयर है जो कि काम आते हैं अपना 2D में जो भी हमारा एलिमेंट है उसको डिजाइन करने में, उसके न्यूमेरिकल्स के लिए। तो वो सब चीजें मैं मतलब डिस्कस करने को बहुत सारी चीजें है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है कि सॉफ्टवेयर से आपको याद रहनी चाहिए कि हाँ ये सॉफ्टवेयर चल रहा है, कि आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत भी सुना है, ऐसा काइंड ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट आता है रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन वर्क में। रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन वर्क में बहुत सारे टाइप्स के वर्क हो सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, कई बार ट्रैफिक डिजाइन के लिए भी आपको यूज़ किया जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग जब आपने पढ़ा होगा, जैसे मैंने पढ़ा था डिप्लोमा में, बीटेक में, तो बीटेक में तो पता नहीं, लेकिन डिप्लोमा में, हाँ डिप्लोमा में मेरे सब्जेक्ट में था ट्रैफिक का डिज़ाइन भी था, कि ट्रैफिक फ्लो कैसे मतलब फ्लुएंट हो गया। ऐसा ना हो कि ट्रैफिक हमारा एक साइड से जा रहा हो तो दूसरी साइड रुका रहे, जाम रहे। नहीं, अगर आप रोड डिजाइन कर रहे हो ना तो आपका एक ट्रैफिक इंजीनियर होता है जो ट्रैफिक फ्लो को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो वो अगर आपने डिजाइन कर दिया तो ट्रैफिक चलना भी तो चाहिए, फ्लो, उन सब चीज़ों को भी कंसिडर की जाती है। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसमें क्या होता है, क्या क्या पता होनी चाहिए वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले डिफरेंट टाइप ऑफ रोड एंड स्पेसिफिकेशन। आज दुनिया में हजारों टाइप्स के रोड बन रहे हैं, हजारों। अब उनमें आपको पता होना चाहिए ना किस टाइप की रोड बन रही है मार्केट में। इंडिया में अगर है तो इंडिया में क्या चल रहा है, अगर फॉरेन में है तो फॉरेन में क्या चल रहा है, सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे एक वीडियो है हमारी पुरानी वाली, उसमें हमने डिस्कस किया था कि एक वाइट केमिकल होता है जिसको हम स्प्रे कर देते हैं हमारी जो लूज मटेरियल होती है, सॉइल होती है उस पर, तो वो कंक्रीट की जितनी हार्ड हो जाती है उस टाइप से हार्ड हो जाती है, जो कि नॉर्मली इंडस्ट्रियल एरिया में यूज़ की जाती है या फिर जो कंस्ट्रक्शन साइट होती है उस पर यूज़ की जाती है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखिए। फिर बहुत सारे अमेरिकन सिटीज़ है, वहाँ पे रोड बनाते टाइम नीचे टायर डाल दे रहे हैं, उसके ऊपर उसमें टायर में फिल की जा रही है हमारी जो भी बिटुमिन है। तो उससे क्या हो रहा है कि जब भी बिटुमिन डैमेज होगी तो उस टायर वाले एरिया को ही बस कट करके निकाल लिया जाएगा, और शायद साथ साथ टायर की मतलब रिसाइकल भी हो जा रहा है। टायर रिसाइकल कैसे हो रहा है, वो रीयूज हो जा रहा है। उसके साथ ही पॉल्यूशन भी खत्म हो जाएगा, टायर इन्वायरमेंट में नहीं रहने की वजह से मजबूत भी बन रहा है रोड, और क्या चाहिए, इतना कुछ हो रहा है। लेकिन किसको पता है इतनी चीज़ें, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ इंडिया में ले रहे हो बात, अगर इंडिया की सिर्फ करोगे तो आपको पता होना चाहिए ग्रेड कौन कौन सा है बिटुमिन्स की, कहाँ पे कौन सी रोड बनती है, कितने ग्रेड की, और कितने हम उसको क्या बोलते हैं स्लोप ले सकते हैं। पीसीसी की रोड में क्या होता है, उसके बाद आरसीसी की रोड में क्या होता है, फिर बिटुमिन की रोड में क्या होता है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद दूसरी चीज़ है नॉलेज ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड इन रोड। इक्विपमेंट क्या क्या होते हैं, इक्विपमेंट कहने का मतलब ये है कि जैसे रोड आपने देखा होगा बनाते, तो उसमें हम थेडोलाइट यूज़ करते हैं, ऑटो लेवल यूज़ करते हैं, मैक्सिमम ऑटो लेवल और टोटल स्टेशन यूज़ करते हैं। थेडोलाइट बहुत कम, टोटल स्टेशन आने के बाद ये दोनों चीज़ें ही खत्म हो गई है। ज़्यादातर या तो ऑटो लेवल यूज़ कर भी लेते हैं, अदरवाइज वो भी टोटल स्टेशन से निकाल देते हैं लोग। तो आपको जो इक्विपमेंट है हमारा, जो मैंने बताया, एक हो गया हमारा टोटल स्टेशन, दूसरा हो गया हमारे पास क्या था, दूसरा था हमारा ऑटो लेवल। तो ये दोनों इक्विपमेंट आपको आने ही चाहिए। आपको भी पता है रोड बनाने में टोटल स्टेशन और ऑटो लेवल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है।
अब लोग क्या कहते हैं कि अगर रोड में पहले तो लोग कोई जाना नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि सोचते हैं कि अरे यार उधर तो धूप होगा, साइड पे धूप नहीं होगा क्या? होगा। रोड में ये है कि आपको थोड़ा सा आउटर एरिया में जाना पड़ता है रोड बनाने के लिए, लेकिन कई बार सिटी में भी तो बनता है। तो आपको ये नहीं सोचना, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है ना, रोड में, ट्रांसपोर्टेशन में और रोड में इंटरेस्ट है, तो आपको जरूर जाना चाहिए। बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत ज़्यादा मार्केट एक्सपोजर मिलता है, आप हमेशा 24/7 फील्ड पे रह सकते हो। उस पर कितनी सारी मशीनरीज होती है, ये सारा नॉलेज मिल सकता है आपको, मटेरियल्स के नॉलेज मिलते हैं। उसके बाद ड्रेनेज बन रहा होता है, वो सारा कुछ रोड में कवर हो जाता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा कि इक्विपमेंट आपको आने चाहिए। उसके बाद नॉलेज ऑफ मशीनरीज, जो कि बुलडोजर्स वगैरह होते हैं, मतलब बुलडोजर हो गए, उसके बाद आपके एक वो होता है जो लेबल करता है, उसके बाद रोलर्स होते हैं, फिर और भी चीज़ें होती है। वो सारी मशीनरीज का आपको नॉलेज होना चाहिए। नहीं है तो भी साइड पे आपको नॉलेज मिल जाती है कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये मशीनरीज क्या काम करती है, वो क्या काम करती है, वो सारा कुछ आपको पता लग जाएगा। लेकिन अगर काइंड ऑफ नॉलेज होता है ना, तो जैसे साइट्स पे जाओगे आप, रोड के लिए इंटरव्यू होता है ना नॉर्मली, तो आपको डायरेक्ट वो साइट पे ही ले जाते हैं, साइट पे ही ले जाएंगे, कहेंगे कि आप देखो क्या काम चल रहा है और बताओ थोड़ा बहुत हमें कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। तो ऐसे इंटरव्यू होता है। तो ऐसे इंटरव्यू में ना आपको बता देंगे सामने से कि हाँ ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये मशीन ये है। फिर अगर आपने साइट के बारे में बता दिया कि हाँ ये रोड बन रहा है, ऐसे काम चल रहा है, काम सही चल रहा है, ये होगा, इसके बाद ये प्रोसेस है, इसके बाद ये प्रोसेस है, पूछ देगा ठीक है ये सब तो ठीक है, रोलर कितने टाइप के होते हैं ये पूछ देगा, क्योंकि हमने भी पढ़ा है, सिर्फ फुट रोलर होता है, नॉर्मल रोलर होता है, फिर और भी चीज़ होते हैं। फिर पूछ देगा कि जो हमारी बुलडोजर होती है, बैकहो हो गई, बैकहो होता है एक मतलब 1-2 टाइप के और मशीनरीज होते हैं, पूछ देगा क्या होता है, कैसे है, कौन सा है। तो ये सब चीज़ें आपको पता रहेगी थोड़ी बहुत भी, तब तो आप एक्सप्लेन कर पाओगे ना। ये चीज़ इसलिए भी जरूरी है, ठीक है। फिर अगली चीज़ आती है मटेरियल फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। अब मटेरियल जो भी यूज होते हैं ना, चाहे पीसीसी हो चाहे आरसीसी हो, कौन से ग्रेड का है, कितना लगेगा, कितने मीटर क्यूब लग जाएगा, कितना कॉस्ट आएगा, सारा कुछ आपको पता लगना चाहिए। कॉस्ट का आपको वहाँ पे पता लग जाएगा साइड पे, बट मटेरियल में कौन कौन सा ग्रेड आता है ये तो पता होना चाहिए ना एटलीस्ट। उसके बाद दूसरी चीज़ आ गई, अगर बिटुमिन ले रहे हो, कौन से ग्रेड का बिटुमिन है, उसकी टेंसाइल वो कितनी है, एक्सपांसन कितना होता है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती है जो टेस्ट होते हैं नॉर्मली रोड के, बिटुमिन पे, एग्रीगेट पे, एब्रेशन वैल्यू टेस्ट होता है, फिर इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट होता है, ये सारा कुछ आपको आना चाहिए, ठीक है। इलोंगेशन टेस्ट होता है हमारा बिटुमिन पे। उसके बाद वो 1-2 और टेस्ट होते हैं जिसमें गर्म किया जाता है, वो मैं भूल गया नाम। तो वो सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। याद नहीं भी है तो एटलीस्ट पता तो हो कि प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर ही मेन इंपॉर्टेंट रखता है ना, प्रोसीजर क्या है। उसके बाद तो थोड़ा आपने अगर आधा भी बताया ना, तो इंटरव्यू को ये लगता है कि आपको आता है, एटलीस्ट आधा तो आता है। जिसको पूरा नहीं आता उससे तो कोई उम्मीद ही नहीं है, आपको आधा तो आता है कम से कम। तो आप एक बार को एक्सपोज हो जाओ इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। एक्सपोज हो जाओगे ना इन सब चीज़ों से, तो आपको हल्का भी याद रहेगा, तो आपका काम बन सकता है, इतना मैं कह सकता हूँ। नेक्स्ट आता है नॉलेज ऑफ टर्म्स यूज्ड इन रोड। अब रोड में कौन कौन से टर्म्स आते हैं, शोल्डर होता है, कर्व होते हैं, कर्व भी 3 टाइप के होते हैं। उसके बाद साइड में ड्रेनेज होते हैं, फिर स्ट्रीट लाइट्स वगैरह, इन सब के अलग अलग टर्म्स है, बहुत सारे टर्म्स है। डिवाइडर के टर्म्स है, रोड के पैटर्न है बहुत सारे, मतलब इतनी सारी रोड में चीज़ें हैं ना, जो कि आपको अगर आ गया ना, तो कोई भी इंसान आपको रोड की जॉब के लिए नहीं मना करेगा। कंस्ट्रक्शन अगर रोड की हो रही तो आपको कोई भी मना नहीं कर सकता है, क्योंकि जो पैटर्न्स वगैरह होते हैं ना, बहुत लोगों को कम पता होते हैं। शोल्डर्स वगैरह में क्या है, कौन से सिस्टम लगता है, कर्व कितने होते हैं, कैसे मटेरियल लई करते हैं, ये सारा कुछ नहीं किसी को पता होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हाँ, रोड में पहले सब बेस आता है, मतलब सब बेस आता है, फिर बेस आता है, फिर वो कोटिंग आती है। ये सब चीज़ें आपको पता होगी तब तो आप आगे बढ़ पाओगे ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको रोड का ये नहीं होता है कि रोड में पूछ दिया आपको कि हाँ, ये भी पूछ सकते हैं कि अगर कौन से ग्रेड का हम बिटुमिन यूज़ करते हैं, नो डाउट, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि प्रोसीजर क्या है रोड बनाने का। आपको मैं सिर्फ ये बता दूं कि हाँ, रोड में ये बिटुमिन याद कर लो, बस, बाकी कुछ नहीं है, तो नहीं होगा काम। अगर मैं बिटुमिन बता दूं कि हाँ, इस ग्रेड का इलोंगेशन इतना है, उसके बाद क्या आगे कह देगा इसका। बहुत सारे इंटरव्यू में मैंने देखा है, जैसे मेरे साथ हुआ था, मेरे से पूछा गया था, रोड का ही काम था, मेरे से पूछा गया कि एग्रीगेट पे टेस्ट आता है, मैंने बोला हाँ सर आता है। आता था मतलब ऐसा था कि आधा था, बट मैंने डिप्लोमा कर लिया था, अराउंड 2-3 महीने का गैप था रिजल्ट आने के लिए। तो
सेकेंड ईयर डिप्लोमा के बाद आप थर्ड ईयर में गए, रोड का ट्रांसपोर्ट मतलब खत्म समझो। थर्ड ईयर आपको भी पता है 6 महीने के बाद कोई नहीं जाता कॉलेज। उसके बाद 6 महीने का इधर गैप और 2-3 महीने का उधर, 7-8 महीने के गैप। उसके बाद मेरे से पूछा गया कि आप बताओ फिर कौन से टेस्ट होते हैं। मैंने बताया 3-4 टेस्ट। उनमें से उन्होंने पकड़ लिया कि इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट, कह रहे कितनी लेयर में फिल की जाती है जो भी हमारी इम्पैक्ट वैल्यू के लिए मटेरियल लेते हैं उसको। मेरे को नहीं था याद। वो कहा ठीक है आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा जो रॉड यूज करते हैं उसको रैम्प करने के लिए, वो रॉड का डायमीटर कितना होता है, नहीं पता था। तो ऐसे बेइज्जती होते रहती है, ये नॉर्मल है हमारे जिंदगी में। सिविल इंजीनियर हो, कोई भी इंजीनियर हो, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो नॉर्मल है, लेट इट बी, मतलब ठीक है, हो गया, पढ़ के आएंगे अगले इंटरव्यू में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, दूसरे इंटरव्यू में पढ़ के जाना भाई, ऐसा ना हो दूसरे इंटरव्यू में भी लेट इट बी, तो वो भी कहेगा लेट इट बी, तुम भी जाओ, हमें नहीं चाहिए तुम, तो वो चीज़ें मत करना। नेक्स्ट चीज आती है एयरपोर्ट वर्क। एयरपोर्ट वर्क में देखो हैंगर्स वगैरह होते हैं, रनवे होता है, टावर्स बनते हैं, रेडियो टावर्स बनते हैं, फिर उसके बाद वो जो एयर होता है उसके लिए भी टावर बनता है, स्पेशली कि किस साइड से एयर आ रहा है किस साइड से नहीं। फिर बहुत सारे टावर्स बनते हैं। उसके बाद पार्किंग बनता है, ट्रैफिक वेज बनते हैं जिसमें जो हमारे टैक्सीज वगैरह होते हैं वो सब चलते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए कि हाँ अगर हम रनवे बना रहे तो कौन सा ग्रेड आएगा, रेडियो सिग्नल में कौन कौन से ग्रेड आएंगे, तो ये सब चीज़ें आती है। इसमें पहली चीज़ क्या होती है, रनवे एंड हैंगर। रनवे एंड हैंगर जैसा मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हैंगर में क्या होता है, जो हमारी एरोप्लेन्स होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, उनको रखा जाता है, स्टोर रखा जाता है। तो ये एक तो महंगे होते हैं, दूसरी चीज़ बनाने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है, तीसरी चीज़ परमिट जल्दी नहीं मिलता है, क्योंकि बनाना क्या होता है एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट कौन बनाता है, मतलब रोज रोज कौन बनाता है। एक जगह चूज की जाती है, वहाँ पे 100 सालों तक एक ही एयरपोर्ट रहता है, वो रिपेयर होते रहता है, चलते रहता है। तो 100 साल के लिए बनाना है, 200 साल के लिए बनाना है, तो आपको बनाना तो आना चाहिए ना, किस ग्रेड का बना है, कैसे बना है कि हमारे 200 साल तक चल जाए। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको पढ़ना होगा। तो वो रनवे वगैरह हो गए, ये सब चीज़ों के लिए आपको पढ़ना होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है एक्सपीरियंस ऑफ रेडियो टावर कंस्ट्रक्शन। रेडियो टावर क्यों इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट जो होता है ना हमारा, वो सिग्नल पे चलता है, रेडियो सिग्नल पे। तो रेडियो सिग्नल के लिए आपको टावर तो ढंग का बनाना होगा ना, सिग्नल ले पाए। पता लगे टावर बनाया आपने, कोई मतलब ही नहीं उस टावर का, तो वो नहीं करना है। तो उन सब चीज़ों के लिए आप पढ़ो अच्छे से, थोड़ा सा इसको डीप नॉलेज लो, कौन सा ग्रेड लगेगा, कैसे लगेगा, ये सब चीज़ें आप लोगे नॉलेज तो आपको पता लग जाएगी। फिर आपको, जैसे मेरा एक दोस्त है वो कर रहा है जॉब इधर अपना IGI पे, ठीक है, वो जॉब कर रहा है, लेकिन दिक्कत पता है क्या है, उसे नहीं आती चीज़ें आज भी। मतलब काइंड ऑफ वो रनवे पे वर्क कर रहा है, लेकिन उसको और चीज़ें नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि वर्क करते हैं बट उनको एक्सपोजर नहीं चाहिए होता, उनको चाहिए होता है कि बस मेरा काम चल रहा है, मेरी ज़िंदगी ठीक है, मेरी बस इधर ही रह जाऊँ, इधर ही मर जाऊँ। कोई कंपनी नहीं रखती ज़िंदगी भर के लिए किसी को भी, ना ही कोई इंसान किसी कंपनी में ज़िंदगी भर के लिए रहता है। ये फैक्ट है, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो आप सीखो। अगर आप चीज़ें नहीं सीख रहे हो ना, सोच रहे हो कि हाँ ये चीज़ें सीख ली बस इसके बाद दुनिया में कुछ नहीं आएगा, तो आप 10 साल के बाद वेस्ट में काउंट होगे। जैसे आज इंजीनियर्स वेस्ट में काउंट होते हैं, सेम आप भी काउंट होगे वेस्ट में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने नहीं सीखा। सपोज सबसे अच्छी एग्जांपल है नोकिया। जब सैमसंग और हमारी आईफोन आई तो सैमसंग ने थोड़ा सा इम्प्रूव किया, नोकिया तब भी बटन पे ही चल रहा था, वही ब्लैक एंड वाइट से वो डिजिटल डिस्प्ले में आ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद जब एप्पल आई तो एप्पल ने 2007 में अपना आईफोन लॉन्च किया, फर्स्ट जेन वाला, वो लॉन्च किया टच स्क्रीन, ठीक है। ब्लैकबेरी आई, ब्लैकबेरी ने टच के साथ अपना बटन वाला भी दिया। सैमसंग ने क्या किया, टच पे शिफ्ट हो गया सीधा। लेकिन जो हमारा नोकिया था वो शिफ्ट नहीं हुआ, वो बस उसी में घूमे जा रहा। लोग आईफोन ने कितना अपग्रेड किया, उसके बाद सैमसंग उसके पीछे पीछे अपग्रेड होते आया, ठीक है। तो जो अपग्रेड नहीं होता है, आप देख लो आज नोकिया की हालत, शेयर नहीं है मार्केट में, ब्लैकबेरी बंद हो चुका है, ब्लैकबेरी ने भी अपग्रेड नहीं किया बाद में, वो टच और बटन के बीच में ही घूमते रह गया, उसको पता ही नहीं था कि क्या करना है। तो ऐसे मत बनो, आप अपग्रेड करो खुद को, अच्छे चलोगे। नहीं करोगे अपग्रेड, जैसे नोकिया है आज खत्म है मार्केट से, ब्लैकबेरी बंद है, सेम हो जाओगे। वो नहीं बनना हमें, हम यहाँ अगर इतना पढ़ा है तो हमें कुछ करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है हमारे पास नॉलेज ऑफ डिफरेंट टर्म्स केम इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरपोर्ट। अब डिफरेंट टर्म्स क्या होते हैं, वही जैसे हमने बताया, हैंगर,
टैक्सीवेज, उसके बाद रनवेज, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। वही टर्म्स होते हैं, कुछ रेडियो टावर्स के लिए भी अलग अलग टर्म्स होते हैं, वो सब चीज़ें आपको कॉम्प्लेक्स वगैरह कौन कौन से यूज़ होते हैं सारा आपको पता होना चाहिए, टर्म्स आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है मरीन वर्क। मरीन वर्क भी अराउंड सेम है, बस ये वाटर में है, वो एयरवेज में है, बस फर्क यही है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं। प्रॉब्लम क्या होता है यहाँ पे आपको ना, ये जो नॉलेज है इस नॉलेज में और इस नॉलेज में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, आपको मेनली क्या कंसीडर की जाती है, जो सी होती है हमारी, सी वाटर की वजह से बहुत सारे जो कोरोजन होते हैं, वो कोरोजन के बचाने के लिए कौन कौन सी हमारे पास सीमेंट होती है, ठीक है, वो सीमेंट कौन कौन सी है, वो यूज़ कैसे करना है, क्या करना है, वो हमें मेन नॉलेज लेना होता है। फिर स्ट्रेंथ कैसे गेन करनी है, वाटर में के अंदर कैसे काम करना है, ये सारा कुछ आपको मरीन में पता होना चाहिए। प्लस कैसे हम उसको क्या बोलते हैं, कई बार यूज़ होता है जो हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट या फिर क्विक सेटिंग सीमेंट, तो ये सब चीज़ें सीमेंट कैसे काम करता है, क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्या डिफरेंस है, कब कौन सा सीमेंट यूज़ करेंगे, उसके बाद हमारे पास हाइड्रोफोबिक सीमेंट सेंड होता है, कौन कौन सा सेंड, वो सारा कुछ आपको पता होगा ना, तो आपको इसमें वर्क मिलने में आसानी होगी। इसके वर्क बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो आता है सर्वे वर्क में। सर्वे आपको पता है बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत अच्छी फील्ड है, लेकिन बहुत गंदा फील्ड भी है, क्योंकि हमने देखा है सर्वे, हमने किया सर्वे अपने कॉलेज टाइम में। हम जाते थे पहाड़ों के बीच में सर्वे करने, वहाँ से टनल के थ्रू गुजारना था हमें। जो हमारी रेलवे थी वो डबल लाइन बन रही थी, ठीक है, और पुराने वाले लाइन को हटा के वहाँ से अराउंड 1.5 किलोमीटर दूर करके जंगल के बीचों बीच से निकालना था हमें, पहाड़ों के नीचे से काट काट के, जहाँ पे पहाड़ ऊँचे हैं, जहाँ पे हमारे माउंटेन सारे, उनको काट के फिर नीचे से निकालना है, और जहाँ पे हमें खाली मिल रहा है वहाँ पे फिल करके या फिर ब्रिज बना के फिर आगे तक लेके जाना है। राजस्थान में ही काम हो रहा था। तो दिक्कत क्या है, सिटी से 35 किलोमीटर दूर वो जगह थी, ठीक है। आपको कुछ भी लेना होगा तो आपको 35 किलोमीटर जाना होगा। रोज आने जाने में आप समझ सकते हो 35 किलोमीटर का मतलब हो गया आपको आने जाने में 70 किलोमीटर आना है जाना है रोज का। तो वो दिक्कत थी, हम खुद नहीं जा पाते थे रोज के रोज वहाँ पे साइट पे। तो हम, आप सोचो कैसे हो पाता वो सारा कुछ। लेकिन हाँ, इसके अलावा भी बहुत सारी दिक्कत है। जैसे हमारे जो सर्वेयर थे उनको कई बार स्नेक्स ने भी बाइट किया है, उनको कई बार जो टाइगर्स होते हैं उनसे भी वो हुआ है, फेस ऑफ हुआ है। कई बार बहुत सारे जो मतलब वहाँ पे मंकीज़ होते हैं, जो हमारे पहाड़ों पे मंकीज़ ने भी फेस ऑफ किया कई बार। बहुत सारी चीज़ें होती है, मजाक भी होता है, क्योंकि आप सोचो आप जानवरों से नहीं लड़ सकते हो यार, आप कैसे लड़ोगे? आप जंगल में हो, आप जानवरों से लड़ रहे हो, कैसे? आप सर्वे करने गए हो, मतलब पहाड़ों के ऊपर से 3 बार 4 बार ऊपर जा रहे हो, नीचे आ रहे हो, इतनी प्रॉब्लम होती है सर्वे करने में। लेकिन हाँ, पैसे भी मिलते हैं, सीधी सी बात है, क्योंकि कोई बंदा जंगल में जा रहा है अपनी जान जोखिम में डाल कर, तो पैसे तो लेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इनमें क्या क्या आना चाहिए वो मैं बता देता हूँ आपको एक बार। नॉलेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज इन सर्वे। इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे यूज होते हैं। जो मेन इंस्ट्रूमेंट है जो आज यूज हो रहा है सबसे ज़्यादा, टोटल स्टेशन, ड्रोन, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। इन 2 चीज़ों में ही सबसे ज़्यादा यूज़ होने का मतलब क्या है, ये 2 चीज़ें आपको आनी चाहिए। मैंने जितने इंटरव्यू दिए ना सर्वे का, मैंने सर्वे के भी इंटरव्यू दिए, टू बी ऑनेस्ट। एक जगह गया था मैं, एक ही जगह गया था इंटरव्यू देने। उसके बाद कॉलेजेस में मैंने पढ़ाए हैं अपने बैच वालों को भी, अपने जूनियर्स को भी। तो जितने भी मेरे से क्वेश्चन पूछे गए ना, सब थे टोटल स्टेशन आता है या नहीं आता है, बस इतना बताओ। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपको आती है तो मुबारक हो, आप सर्वे के लिए एक बार ट्राई कर सकते हो, आपको मिल जाएगी। बहुत मतलब मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ मिलने के चांसेस है, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है हमारे पास यहाँ पे पॉइंट मार्किंग बाय डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। अब ऑटो लेवल वगैरह होता है, उससे पॉइंट कैसे मार्क करते हैं, फिर थेडोलाइट से कैसे मार्क करते हैं, टोटल स्टेशन से कैसे मार्क करते हैं, टोटल स्टेशन में प्रिज्म होता है, प्रिज्म से कैसे पॉइंट मार्क करते हैं, वो सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आपने इंस्ट्रूमेंट सीखा ही नहीं है, मतलब बात वहीं आ जाएगी। जब सीखा ही नहीं तो हम आपको जॉब क्यों दे? अगर आपने इंस्ट्रूमेंट चलाना सीख भी लिया, पॉइंट मार्क नहीं करने आ रहा है, तो आपको क्या आता है फिर, वो मैटर होता है। हमने इंस्ट्रूमेंट सीखा, जैसे टोटल स्टेशन में बता दूं, पहले स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, लोग बस टाइम पास करने जाते हैं। तो हम भी सोचते थे कि अरे हाँ चलते हैं, एक बार देख लेंगे, इंस्ट्रूमेंट बस चलाने आ जाए, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट चलाना सिखा दिया पहले दिन हमें, मैं सीख भी गया दिमाग से। भले ही ठीक है मैं थोड़ा बहुत ध्यान देता हूँ पढ़ने पे, लेकिन हाँ कोई भी इंसान ऐसा रहता है जिसका दिमाग एक बार में कैप्चर कर सकता है वो चीज़, वो कर लेता है। मैंने कर लिया। अगले दिन मेरे को ही बुला के मेरे सर्वेयर कहता है कि तुम आज सेटअप करोगे, तुम ही आज पॉइंट मार्क करोगे। पॉइंट मार्क मैंने सीखा ही नहीं था, मैंने बस ये सीखा था मशीन से ऐसे टैप टैप करते, ये बटन दाबो वो बटन दाबो हो जाएगा। लेकिन क्या, कहाँ, कैसे,
वो नहीं पता था मेरे को। तो वहाँ पे फिर मेरी फजीयत, जिसको बोलते हैं ना बेइज्जती, फजीयत, वो फजीयत हो गई मेरी, फिर आगे बढ़ा। तो ये सब चीज़ें होते रहती है इस लाइफ में। नेक्स्ट आती है डिफरेंट प्रोसीजर फॉर ऑफ सर्वेइंग। ठीक है, सर्वेइंग के लिए बहुत से प्रोसीजर होते हैं, होल टू पार्ट, पार्ट टू होल, ये सब सारे प्रोसीजर होते हैं जो सर्वेइंग में आते हैं। फिर बहुत सारे और भी पार्ट्स है, चेन सर्वे वगैरह सारे आ जाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोसीजर है ना, वो आपको याद होने चाहिए, आने चाहिए। इंटरव्यू में ये पूछे जाते हैं। एक कोई प्रोसीजर उठा कर पूछेगा कि हाँ ये प्रोसीजर करके बताओ मेरे को, कि अगर फील्ड में हो मान लो, एक आपको सीट दे देगा, बताओ कैसे करोगे। जैसे चेन सर्वेइंग है, ज़्यादातर केसेस में क्या पूछा जाता है चेन सर्वेइंग में, आप चेन का बोला जाएगा कि चलो 30 मीटर का चेन है और अराउंड 110 मीटर आपके पास लेंथ है, सर्वे करके बताओ कैसे करोगे। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि लिंक कितने हैं, लिंक कितने डिस्टेंस पे है, कैसे है लिंक चेन में, वो सारा कुछ पता होगा आपको। फिर पता होना चाहिए कि मिड वाला लिंक पे कौन सा शेप होता है और बीच वाले लिंक का कौन सा शेप होता है। तो अलग अलग लेंथ पे ना अलग अलग लिंक होता है, अलग अलग लिंक पे अलग अलग शेप होता है उसके लेंथ वाइज। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद डिफरेंट करेक्शन फॉर डिफरेंट एरर। सर्वे में बहुत ज़्यादा एरर आते हैं, बहुत 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 ज़्यादा। हम खुद ही जब कॉलेज में सर्वे करते थे प्रैक्टिस के लिए टोटल स्टेशन से, तो हमारा मैच 99% नहीं होता था, 1% होता था। टोटल स्टेशन से ये होता था, ऑटो लेवल से मैच होता था, कभी कभार पॉइंट मतलब ±5 mm हो जाता था, ज़्यादा नहीं। थेडोलाइट से बहुत ही घटिया आज तक मैच नहीं हुआ। आज तक जो एनालॉग थेडोलाइट है, थेडोलाइट से मैच नहीं हुआ, क्योंकि उसकी जो रीडिंग है वो रीड करना बहुत ही मुश्किल का काम, क्योंकि आपको सेम रीडिंग लगेगा 4-5 जगह मैच हो रहा है, तो 4-5 जगह से आप कहाँ लोगे। लेकिन मैच एक जगह होता है, बस वो जो हमारी आई साइट होती है ना, आई साइट की वजह से, और वो उसमें जो लेंस लगा होता है, लेंस की वजह से वो थोड़ा लगता है कि 4-5 मिल रहे हैं, तो वो बहुत इरिटेशन लाता है। जिसको सॉल्व किया टोटल स्टेशन ने, थैंक टू दैट। जिसने भी टोटल स्टेशन बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बचा लिया तुमने सबको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है एस्टिमेशन वर्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एस्टिमेशन वर्क, अगर एस्टिमेशन में आप जा रहे हो, कॉस्ट एस्टिमेशन या फिर क्वांटिटी सर्विंग में जा रहे हो, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, आप मतलब 3-4 बार चेक करना होगा आपको एक एक चीज़। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, नॉलेज ऑफ डिफरेंट एस्टिमेशन मेथड, बहुत सारे एस्टिमेशन के मेथड होते हैं, जैसा आपने पढ़ा होगा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में, तो वो सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। कौन कौन सी मेथड कहाँ यूज़ करनी है, वो सारा कुछ आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, एक्सेल यूज़ होता है, फिर एक और सॉफ्टवेयर है, वो सारी यूज़ होने चाहिए एस्टिमेशन के लिए, वो आपको आना चाहिए। एक्सेल तो मस्ट है कि आपको आना चाहिए एक्सेल। मैक्सिमम एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, उसके बाद क्वांटिटी सर्वेइंग एक्सेल में होती है, तो वो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सपोजर टू मार्केट रेट ऑफ द मटेरियल। अब ये एक्सपोजर क्यों जरूरी है आपको मार्केट रेट का, क्योंकि आप अगर आपको बोल देना कि हाँ क्वांटिटी सर्वेयर हो कि कॉस्ट निकाल के बताओ, तो आपको मार्केट में रेट का पता होगा, तभी तो आप मटेरियल का निकाल पाओगे ना, क्वांटिटी या फिर कॉस्ट। तो कॉस्ट निकालने के लिए आपको क्वांटिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी हो भी जाएगी तभी आपके पास मार्केट रेट तो हो, तो वो चीज़ें होती है इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद आता है कॉस्ट एस्टिमेशन एंड वैल्यूएशन। ये आना ही चाहिए आपको, वैल्यूएशन आपको देगा ही देगा वो। अगर आप एस्टिमेशन में जा रहे हो तो आपको कहेगा ही वैल्यूएशन निकालो, कॉस्ट एस्टिमेट निकालो, क्वांटिटी निकालो, ये तीनों काम आपसे करवाएगा। कोई भी कंपनी होगा, ये तीनों काम आपको करने ही करने हैं। तो ये तीनों काम आपको आने ही चाहिए। 3-4 बार 5 बार भी चेक करना पड़ सकता है, अदरवाइज कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो सकता है। एक गलती की वजह से आपका एक जीरो अगर कम पड़ गया तो कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो सकता है। तो ये बात ध्यान रखें, कंपनी आपसे वसूल कर सकती है। फिर जितना काम किया है उतना दोबारा करोगे, 10 साल काम किया 10 साल करके वापस चुकाओगे, तो वो मत करना। थोड़ा ध्यान से काम करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। बाकी देखो, इंटरव्यू क्वेश्चन मैंने क्यों नहीं बताया, मैंने आपको टॉपिक बताया, मैंने आपको मेथड बताया, मैंने आपको ये गाइड किया कि आपको जिस फील्ड में जाना है ना, उस फील्ड में ये चीज़ आप पढ़ के जाओ। मैं ये कभी नहीं बता पाऊंगा आपको कि आप बस 4 क्वेश्चन याद कर लो, उस फील्ड में आपको जॉब मिल जाएगी। नहीं, आप कहीं भी वीडियो देखोगे ना यूट्यूब पे, ज़्यादातर केसेस में आपको सेपरेट करके नहीं बताया हो जाता है कि इस फील्ड में जाना है तो आपको ये वीडियोस, ये मतलब चीज़ें पढ़ के जानी चाहिए। आप इंटरव्यू क्वेश्चन पूछोगे ना सिविल इंजीनियर के लिए यूट्यूब पे या कहीं भी, आपको सेम वही घिसा पीटा आंसर आएगा कि M25 का ग्रेड क्या होता है, उसके बाद सैंड क्या होता है, फाइन एग्रीगेट क्या होता है, कोर्स एग्रीगेट क्या होता है, सीमेंट क्या होता है, कॉन्क्रीट क्या होता है। यार कब तक ये करोगे, आगे आओ, ये सब चीज़ें देखो। आप जिस फील्ड में जाना उससे रिलेटेड पूछो। आपको डिज़ाइन में जाना है तो आपसे साइट का क्यों पूछेगा वो कि M20 ग्रेड क्या होता है।
अगर डिज़ाइन में जा रहे हो तो आपसे क्यों पूछेगा कि ये स्टेयर मान लो बोल दिया कि हाँ बताओ अब जो हमारी ब्रिक बन जो क्लास ए की ब्रिक है या क्लास बी की ब्रिक है, क्यों पूछेगा आपसे? आपसे डिज़ाइन करवाएगा वो कि हाँ इतना लोड है, अब आप डिज़ाइन करके दो कितने mm की आ रही है हमारे पास, कितनी स्टील आ रही है, कितनी कॉन्क्रीट आ रही है, ये चीज़ आपसे डिज़ाइन करवाएगा, वो इंपॉर्टेंट है। तो आपको जिस फील्ड में जाना आपको उस फील्ड के बारे में जानना होगा। यही ऐसे वीडियो और भी है हमारे चैनल पे पीछे जो हमने बनाए हुए हैं, तो ये सारे वीडियोज़ आपको काम आएंगे। तो आप ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप किसी भी टाइप के जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड या सॉफ्टवेयर वगैरह सीखने हो, प्राइवेट मतलब ऑटोकैड वगैरह, ये सारा कुछ का आपको लिंक और हमारे एप्लीकेशन में जाके मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच।